अब एक काम करते हैं वीरू, इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस समय रिकवरी में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, कहाँ बाय करना है, कहाँ अपनी पोजीशन को हल्का करना है। हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़े हैं। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। तो क्या मार्केट में एक माना जाए कि करेक्शन खत्म हुई, या फिर अभी इट्स टू अर्ली टू से दैट? एक तरह से कह सकते हैं कि करेक्शन एक फेज तो काफी हद तक खत्म हो चुकी होगी। मार्केट पीक से 10% से ज्यादा करेक्ट हो चुकी, और उसको कारण भी मिल चुके थे। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में थोड़ी स्लो डाउन थी, थोड़ी इकोनॉमिक स्लो डाउन थी, थोड़ी कैपेक्स में स्लो डाउन थी। तो कारण भी था, एफआई सेलिंग भी थी और करेक्शन भी हो चुकी। तो ऐसे 10% प्लस जैसे करेक्शन में इन अ स्ट्रक्चरल बुल मार्केट, ये सब जनरली एक अच्छी एंट्री पॉइंट्स बन जाते हैं। और मौके कहाँ पर हैं इस समय? सबसे ज़्यादा मौके आपको कहाँ दिख रहे हैं? मार्केट ने जो व्यू लिया है पिछले 3-4 दिनों से, सबसे ज़्यादा मोमेंटम डिफेंस में वापस लौटा है। लेकिन आपकी तरफ से कौन सी थीम्स होंगी इस समय टू बैक? डिफेंस इज वन ऑफ देम। डिफेंस डेफिनेटली हम बहुत पॉजिटिव हैं इस पे। हमारे हिसाब से नेक्स्ट 10 साल प्लस के लिए एक स्ट्रक्चरल थीम है। और ऐसे में क्योंकि थोड़े से कैपेक्स भी कम हुई लास्ट 6 महीनों में, करेक्शन भी हुए पूरे इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, डिफेंस में भी करेक्शन हुए। रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव बन जाता है सेक्टर में। रिजल्ट्स काफी ठीक ठाक थे। कैपिटल गुड्स सेक्टर, अगर मैं पूरा सेक्टर भी देखूं, तो इस क्वार्टर में जहां की ओवरऑल स्लो डाउन थे, कैपिटल गुड्स सेक्टर ने फिर भी 20% से ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ दी है। तो ऑर्डर इनफ्लो चालू है। एंड अगर मैं गवर्नमेंट की बात भी सुनूं तो वो कहते हैं रफली 2% ऑफ जीडीपी वो डिफेंस पे खर्च करते जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा इंडिया में बनाई जाएंगी चीजें, कुछ एक्सपोर्ट के लिए, कुछ डोमेस्टिक खपत के लिए। तो दोनों ही चीजें बहुत पॉजिटिव हैं नेक्स्ट काफी सालों के लिए फॉर डिफेंस सेक्टर। तो इसी के अंदर काफी प्लेस भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडस्ट्रियल्स एंड सिक्लिकल्स, ये साइकिल जो भी चल रही है करंटली, ये कैपेक्स ड्रिवन साइकिल है। और कैपेक्स ड्रिवन साइकिल में कैपेक्स ओरिएंटेड जो बेनिफिशियरीज हैं उस पर हम काफी पॉजिटिव हैं। डिफेंस का मैंने एक नाम लिया, पावर सेक्टर, रेलवेज, ये दो अलग सेक्टर है जिसमें पावर काफी पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर में जनरेशन पे भी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, एज वेल एज बोथ थर्मल और रिन्यूएबल, सब पे जोर है, सब पे फोकस है गवर्नमेंट का। तो इसके वजह से काफी हद तक हम लोग इसमें कैपेक्स भी देखेंगे और ग्रोथ भी देखेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर कैपेक्स और ग्रोथ दोनों देखेंगे। एक और स्पेस जहाँ पर पिछले कई दिनों से मोमेंटम रहा है आलोक जी, वो है आईटी। आईटी में इतनी स्ट्रेंथ क्यों है आपके हिसाब से, और आपका इसमें आईटी में क्या पोजीशनिंग है? हाँ, बड़े इंटरेस्टिंग सेक्टर मूव है, क्योंकि सेक्टर काफी जोर से चल रहा है। और सेक्टर को मैं जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो जो लार्जर कंपनीज हैं या आईटी सर्विसेज, जो ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं, उसके अंदर में सबसे बड़ी इशू ये है कि भले क्वालिटी बड़ी अच्छी है लेकिन उनके अंदर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आती। और जब तक अर्निंग्स ग्रोथ जोर से ना आए, किसी भी चीज़ का ज़्यादा देर तक चलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसमें मिड कैप आईटी की तरफ जाएं, रिलेटिवली छोटे कंपनियों में, खास करके जो ईआर&डी स्पेसेस में हैं, उनके अंदर ग्रोथ की विजिबिलिटी काफी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज जो हैं वो यूएस डिपेंडेंट होते हैं। यूएस में एक्सपेक्टेशन है कि आफ्टर रिसेंट इलेक्शन के बाद टैक्स रेट कट्स होंगे, जिसके वजह से आईटी पे खर्च बढ़ेगा लोगों का, जिसके वजह से ऑर्डर इनफ्लो बढ़ सकता है। तो हमारा मानना है दैट मिड कैप आईटी स्पेस में स्पेशली जहां ग्रोथ विजिबिलिटी ज्यादा है, वहां तो हम पॉजिटिव हैं। लेकिन लार्जर कंपनीज जहां पे ग्रोथ की शायद ज्यादा, बहुत ज्यादा उम्मीदें ना हो, वहां पे हम उतने पॉजिटिव नहीं हैं। ओके। अच्छा, आलोक जी, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे अर्निंग्स का इशू नहीं था, वहाँ पे प्लेसमेंट का इशू था। डिफेंस फॉर इंस्टेंस रेलवेज, जून में आई थिंक जो एनडीए के नंबर्स रहे, और उसके बाद हरियाणा में जीत, महाराष्ट्र में जीत, उसके बाद जो नंबर्स बीजेपी के पास हैं, और मोर देन दैट आई थिंक कन्विक्शन दे हैव राइट नाउ। क्या डिफेंस पे, क्या रेलवेज पे एक बार फिर से पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव व्यू रख के एटलीस्ट एक फेज को और राइड करना चाहिए? आपका व्यू क्या है इस वक्त? डेफिनेटली काफी पॉजिटिव हूँ। एंड ऐसे भी स्ट्रक्चरल एक मूव थी जहाँ पे फोकस गवर्नमेंट का बहुत क्लियर था। आपने सही बोला दैट जनरल इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, और जब तक दो स्टेट इलेक्शन के मेजर रिजल्ट्स ना आ गए, काफी जगह व्यूज डिवाइडेड हो गए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैपेक्स इन सेक्टर्स से हट के थोड़ा कंजम्पशन की तरफ चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा।
गवर्नमेंट बहुत क्लियरली, डिपार्टमेंट्स करे क्लियरली, मिनिस्टर्स काफ़ी क्लियरली आके कह रहे हैं कि वो इन सेक्टर्स पे फोकस रख रहे हैं एंड इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही बनाना है। एंड बिकॉज उसको जीडीपी से भी लिंक किया हुआ है तो उसमें काफ़ी विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ नज़र आती है। और बिकॉज ये करेक्शंस हो चुके हैं लास्ट फ्यू मंथ्स में, उसके वजह से रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत इंप्रूव हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, एक जो सवाल बहुत लोगों के दिल में है कि एफआई की जो सेलिंग है, क्या फाइनली अब उसका रिवर्सल के कुछ साइंस हैं, या फिर जो जिस तरीके के समीकरण हैं, डॉलर इंडेक्स, चाहे यूएस मार्केट में जिस तरीके के मूव्स बन रहे हैं, चाइना में जिस तरीके से स्टिमुलस पे स्टिमुलस आ रहे हैं, अभी भी क्या एफआई का पैसा इंडिया से निकल कर ज़्यादातर बाकी मार्केट्स में जा रहा है? तो लास्ट 2 महीनों में ज्यादा सेलिंग हुई अनुज, एफआईएस की। और मल्टीपल चीजें हुई, जैसे आपने कहा, एक बार चाइना के स्टिमुलस आए तो लगा एज इफ इंडिया से निकाल के थोड़ा चाइना डाल रहे हो। जब फिर जनरल इलेक्शन रिजल्ट आए यूएस के, तो ऐसा लगा काफी पैसा पूरे इमर्जिंग मार्केट से निकल के यूएस जा रहा हो। साथ ही साथ हमें भूलना नहीं होगा कि इंडिया में भी थोड़ी स्लो डाउन थी, इकोनॉमी में भी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी, साथ ही वैल्यूएशन हाई थे। ये सारे फैक्टर्स मिलके सब एक साथ आ गए, इसलिए 2 महीनों में करीब $15 बिलियन बेच दिया एफआईज ने। हालांकि नंबर काफी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाता है। हमें हाईलाइट करना पड़ेगा कि इंडिया के मार्केट कैप का सिर्फ 0.3% है और एफआई के पोर्टफोलियो का केवल 2% है, 2% से भी कम। तो उन्होंने थोड़ा जरूर बेचा है। मेरा मानना है दैट रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी और पॉलिसी की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा क्लियर नजर आती है और ग्रोथ स्टोरी डेफिनेटली इंडिया की ऑन है। एक दो नंबर जरूर ध्यान दूंगा कि जीएसटी कलेक्शन को मैं काफी हद तक नॉमिनल जीडीपी का एक तरह से प्रतीक मानता हूँ। लास्ट 2 महीने सितंबर एंड अक्टूबर में सिंगल डिजिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। जैसे ही हम जीएसटी में भी पिकअप देखेंगे, वो एक बहुत क्लियर प्रूफ होगा कि इकोनॉमी में भी रिबाउंड आ रही है। तो कैपेक्स साइड डेफिनेटली रिबाउंड हो रही है एंड साथ ही साथ अगर जीएसटी भी कलेक्शन इंप्रूव हो तो वो एक परफेक्ट प्रूफ होगा दैट इकोनॉमी रिबाउंड हो रही है। शायद उसके बाद एफआईएस की फिगर्स शायद सेल से हट के नेट बाय में भी आ जाए। डोमेस्टिक फ्लोज तो स्ट्रॉन्ग चल ही रहे हैं। अच्छा आलोक जी, एक स्पेस और जिसमें काफ़ी हमने पेन देखा है, वह सिर्फ गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस। हालांकि चुनाव के बाद अभी दिल्ली को छोड़ के हर जगह प्राइस हाइक हो चुके हैं, बट ये जो प्राइस डैमेज हुआ है और जो वो एलोकेटेड गैस थी सब्सिडाइज, वो जब उसका आवंटन कम कर दिया गया है इनके लिए, उसके बाद से प्राइस डैमेज काफ़ी हुआ है। पिछले 2-3 महीने से लगातार ये हुआ है। अभी यहाँ पे कोई कॉल लेनी चाहिए क्या? फ्रैंकली, जो भी एक जो ग्लोबल कमोडिटीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मेटल्स हो, ऑयल हो और गैस हो, इन सेगमेंट्स में विजिबिलिटी लगाना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें ग्लोबली इनको इन्फ्लुएंस करती है, जिसके वजह से गवर्नमेंट डिसीजंस हो, चाहे कई बार डिमांड सप्लाई हो, काफ़ी चेंज हो जाती है। तो इन सेगमेंट्स पे हमारा व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं है, ना ही हम इस पे एक्सपोजर रखते हैं। मैं आपको ज़रूर हाईलाइट करूं, इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट में भी जबकि इतना हाईलाइट किया गया कि फ्लैटिश ग्रोथ है, अगर मैं निफ्टी 500 की अर्निंग्स देखूं जो कि एकदम फ्लैट ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर, लेकिन अगर उसमें आप सिर्फ ग्लोबल कमोडिटीज जैसे मेटल्स एंड ऑयल गैस हटा दें तो भी ग्रोथ 10% से ज़्यादा नजर आती है। सो ये ग्लोबल कमोडिटीज के वजह से ही अर्निंग्स में वॉलिटिलिटी आती है और प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होने के वजह से हमारा इस पे एक्सपोजर और पॉजिटिव व्यू दोनों ही नहीं है। ओके। और एक 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 ब्रांच और जिसमें काफ़ी, अगर आप प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर हुआ था, और आई थिंक वदानी ग्रुप की कंपनियां थी सीमेंट स्पेस में। मैं सीमेंट पे एज ए होल आपका व्यू चाहूँगा, सिंस यू कमेंटेड ऑन द स्लोइंग डाउन इन कैपेक्स एज वेल। आपने वो बात की, उसको आपने कबूला कि वो शायद फर्स्ट हाफ में जो कैपेक्स स्लो डाउन हुआ, बट प्रोस्पेक्टिव FY26 का रखते हुए, जहाँ पे हमने जिन कंपनियों से बातचीत की वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे थे FY26 को लेकर। अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ, नॉट एग्जैक्टली विद प्राइसिंग, लेकिन वॉल्यूम्स ग्रोथ अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो। आपका सीमेंट पे टेक क्या है इस वक्त? इन जनरल फर्स्ट हाफ में थोड़ी स्लो डाउन थी। तो अगर मैं नंबर्स को देखूं तो बजट नंबर था करीब 11 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे साल के लिए। उसके लिए उनको 93,000 करोड़ हर महीने खर्च करने थे। पहले 5 महीनों में उन्होंने सिर्फ 60,000 करोड़ पर मंथ खर्च किए, जो कि काफी लो था बजट से। लेकिन छठे महीने में सितंबर नंबर जो था वो 1,13,000 करोड़ पे आया है। तो जो नंबर है ऑलरेडी पिकअप दिखना चालू हो गए हैं।
प्राइवेट साइड में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट साइड में भी अक्टूबर के नंबर्स वेरी सून अपडेट हो जाएंगे। बट जिस तरह से मैं ओवरऑल ऑर्डर फ्लोज देख रहा हूँ वेरियस कंपनीज के, मुझे लगता है कि अपटेक जरूर आएगा। और द रिमेनिंग जो 6-7 महीने बाकी हैं उसमें अराउंड 1,15,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करना है गवर्नमेंट को पर मंथ। मुझे लगता है दैट नंबर विल सर्टेनली कम। एंड अगले महीने अगले साल भी, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर ओवरऑल कैपेक्स नंबर का बजट करीब 10% से फिर और बढ़ाया जाए। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट के फोकस होने के वजह से, और मोर इम्पोर्टेंटली फोकस तब जाके रियलिटी में बदल पाती है जब आपके टैक्स रेवेन्यूज भी अच्छे हों। तो फर्स्ट 6 महीने में गवर्नमेंट ने पूरे साल के बजट का करीब 49% टैक्स ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। तो अगर टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल होती तो कई बार ऐसा लग सकता था कि कैपेक्स कम करेंगे, लेकिन वो शॉर्टफॉल है नहीं। और जो आपने इलेक्शन वाली बात छेड़ी थी वो भी बिल्कुल सही है, वो चीजें भी अब पास्ट में जा चुके हैं। तो रास्ता अभी काफी साफ क्लियर नजर आता है कैपेक्स रिवाइवल के लिए। ओके, बिल्कुल। तो ये इस समय कुछ सेक्टर स्पेसिफिक व्यूज़। अच्छा, एक चीज़ जो मैं काफ़ी समय से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो सिक्लिकल प्लेयर्स हैं, मेटल्स और केमिकल्स, इसमें अब क्या पोर्टफोलियो कॉल ली जा सकती है, स्पेशली केमिकल्स में? क्योंकि अब स्टॉक्स ने खराब खबर पर भी, खराब नंबर्स पर भी गिरना बंद कर दिया है। यस, काफी हद तक केमिकल्स में सिलेक्टिवली पॉजिटिव पोजीशंस ली जा सकती हैं। एंड हमारे भी एक्सपोजर्स कुछ ना कुछ बढ़े हैं लास्ट कुछ महीनों में। और केमिकल्स में 2-3 तरह के बेनिफिट्स है। एक तो चाइना +1 पॉलिसीज शायद बढ़ सकती हैं बिकॉज ऑफ जो टैरिफ्स एक्सपेक्ट किए जा रही है कि बढ़ाई जाएंगी वहां पे। और साथ ही साथ ये स्टॉक्स काफी हद तक करेक्ट हो चुके हैं, जो प्राइस डैमेज होना था काफी हद तक हो चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी, जो लीडिंग केमिकल कंपनीज है स्पेशलिटी साइड में स्पेशली, उस साइड में काफी रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव हो चुका है। इंक्रीमेंटली हमारा व्यू उस पर पॉजिटिव बन रहा है। लोग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे सारे सेक्टर्स और मार्केट्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।